ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उन स्मार्ट आउटलाइन के बिहाफ पर आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होती है। पहली डिक्टेशन 40 वर्ड्स पर मिनट की है। 400 शब्द हैं इस पूरी डिक्टेशन में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इसको लिखेंगे। बैक काउंटिंग 5 to 1 करने के बाद में स्टार्ट करके मैं डिक्टेशन शुरू करूँगी। तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिएगा डिक्टेशन स्टार्ट होने के लिए। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। चीन की सरकार ने 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन को आगाह किया और 11 जनवरी को इस संक्रमण से पहली मौत की पुष्टि की। भारत में पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया और पहली मौत 11 मार्च को हुई। जाहिर है कोविड-19 का मानव से मानव संक्रमण बड़ी तेजी से हुआ है, लिहाजा सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी गण वायरस की प्रजनन संख्या को कम करने के लिए R0 यानी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कदम उठाने को मजबूर हुए। R0 प्रत्येक संक्रमित मरीज द्वारा नए लोगों में संक्रमण बांटने की औसत संख्या है। जब यह दर 1 से कम हो जाती है तभी किसी महामारी के अंत की शुरुआत मानी जाती है। साइंस में 16 मार्च को प्रकाशित एक संयुक्त शोध पत्र में बताया गया है कि चीन में 80% मरीज उन लोगों से संक्रमित हुए जिनकी पहचान ही नहीं हो पाई। पकड़ में न आने वाले ऐसे मरीजों में आम तौर पर बहुत मामूली या कोई लक्षण नहीं होता, जिसके कारण उनसे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। चीन के संक्रमित इलाकों में लॉकडाउन से पहले यानी जनवरी के पहले पखवाड़े में वायरस की प्रजनन दर 2.38 थी। यहाँ 23 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसके बाद यह दर घटकर 1% से कम हो गई। लॉकडाउन लगाने का यही आधार है, लेकिन इसमें जो स्पष्ट नहीं है
वह यह कि इसकी अवधि कितनी हो और जब इससे लोगों को राहत दी जाएगी तो संक्रमण के मामलों को कैसे थामा जाएगा। भारत में 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन है। यहाँ 2 सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। पहला, लॉकडाउन से चीन ने जिस तरह इस महामारी को काबू में कर लिया, क्या भारत भी वैसा कर पाएगा। और दूसरा, भारत में टीबी रोग का काफ़ी संक्रमण रहा है और बच्चों को लगाए जाने वाला BCG का टीका न सिर्फ टीबी के खिलाफ कारगर साबित हुआ है, बल्कि भारतीयों की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में भी कारगर साबित हुआ है। तो क्या भारतीयों का यह कवच कोविड-19 के खिलाफ भी काम करेगा। 8 अप्रैल तक के आंकड़ों के विश्लेषण से कुछ दिलचस्प रुझान मिले हैं। उस दिन तक देश में 1.2 लाख टेस्ट हुए थे और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुष्ट मामलों की दर 4.5% थी। यह यूरोपीय देशों और अन्य देशों के संकेत थे, क्योंकि उन दोनों मामलों में संक्रमण की वजह स्पष्ट नहीं थी। डिक्टेशन 40 to 45 वर्ड्स पर मिनट की होगी। इस डिक्टेशन में आपके 415 शब्द हैं, ठीक है। तो 415 शब्द के लिए आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होती है। बैक काउंटिंग के बाद में मैं स्टार्ट बोलते ही डिक्टेशन को शुरू कर दूंगी। तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी एंड पेंसिल्स को प्रिपेयर कर लीजिए,
ताकि आप डिक्टेशन को प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोविड-19 की टेढ़ी रेखा को सीधी करने यानी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को थामने के लिए भारतीय नेतृत्व द्वारा लिए जा रहे फैसलों की तारीफ की जानी चाहिए। जब स्थिति कुएं और खाई वाली हो तब यही सोचकर कदम बढ़ाया जाता है कि सबसे बदतर हालात से किस तरह बचा जाए। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने से जो बहुमूल्य वक्त हमें मिला है इसका इस्तेमाल निश्चय ही तैयारी में किया जाएगा। लेकिन तैयारी किस लिए? एक रक्षात्मक युद्ध के लिए या आक्रामक जंग के लिए? रक्षात्मक युद्ध सामाजिक राजनीतिक उपायों से लड़ा जाएगा, जैसे लॉकडाउन और कमज़ोर तबकों की देखभाल, जबकि आक्रामक जंग और प्रौद्योगिकी से जीती जाएगी। स्वास्थ्य नीति पर काम करने वाले जाने माने स्कॉलर हार्वे फाइनबर्ग ने अमेरिका में कोविड-19 से बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए 6 प्रमुख उपाय सुझाए हैं। पहला, एक स्पष्ट कमांड सिस्टम की स्थापना। दूसरा, व्यापक रूप से टेस्ट यानी जांच। तीसरा, स्वास्थ्य कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण मुहैया कराना। चौथा, यह रिकॉर्ड रखना कि कौन संक्रमित है,
कौन संक्रमित हो सकता है? पकड़ में ना आने वाला संक्रमित कौन है? या कौन अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है? पांचवा, आम लोगों को प्रेरित करना और उन्हें एकजुट बनाए रखना। और आखिरी शोध से सीखते हुए रणनीति में लगातार सुधार करना। ये 6 सिद्धांत कोविड-19 से जंग लड़ रहे भारत या किसी भी अन्य देश पर समान रूप से लागू होते हैं, मगर हर उपाय से जुड़ी सभी देशों की अपनी अपनी मुश्किलें हैं। भारत के लिहाज से देखें तो यहाँ कमांड सिस्टम भी सक्रिय है और जनता भी सहयोग कर रही है, मगर यहाँ टेस्ट कम हो रहे हैं। फिर यहाँ चौथे उपाय के अनुरूप वर्गों का निर्धारण भी नहीं हुआ। यहाँ सुरक्षा उपकरण और अस्पतालों में सामान की आपूर्ति चेन भी कमज़ोर है। लिहाजा छठे उपाय को, जो कि शोध कार्यों का है, न सिर्फ इन तमाम चुनौतियों से जूझना होगा, बल्कि SARS-CoV-2 कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से आक्रामक जंग भी छेड़नी होगी। जाहिर है, हमें हर कदम पर इनोवेटिव तरीके अपनाने होंगे, चूँकि चुनौतियाँ गंभीर हैं। इसलिए इस मुश्किल वक्त में उद्योग और शिक्षा जगत की संयुक्त जवाबी प्रतिक्रिया सराहनीय है। जैसे व्यापक रूप से जांच के लिए टेस्ट किट की ज़रूरत, जब इस किट और इससे जुड़े सामान की वैश्विक आपूर्ति कम होने लगी, तब भारतीय उद्योग और
स्टार्टअप स्वदेशी किट तैयार करने में जुट गए। अपने यहाँ कम टेस्ट करके संक्रमण की अधिकतम जानकारियाँ जुटाने की रणनीति भी बनाई जा रही है। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा के बारे में तैयार की गई हमारी राष्ट्रीय नीति में भी यह माना गया है कि सभी स्तरों पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी तथा क्षेत्रीय भाषाएं और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा हमारे देश की सभी भाषाएं बहुत समृद्ध हैं, किंतु हिंदी को संविधान केंद्र की राजभाषा का स्थान दिया गया है। इसका कारण यह नहीं कि यह भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीन या समृद्ध है, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह देश के अधिकांश हिस्सों में बोली और समझी जाती है। हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में इसके बोलने और समझने वाले लोग मिलते हैं। यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली भाषा है और इसी रूप में इसका विकास करना आवश्यक है। इस समय दुनिया के 30 देशों के 108 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई का भी प्रबंध है और भारत के
63 विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा की परीक्षाओं का माध्यम बना दिया गया है। जैसा कि आरंभ में ही कहा गया है, विज्ञान के क्षेत्र में संसार के सभी देश बड़ी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारा देश भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दौड़ में पीछे न रह जाए। आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन नए आविष्कार और नई खोजें हो रही हैं। इनकी जानकारी का साधन मुख्य रूप से हमारा वैज्ञानिक साहित्य ही है। अतः उनका स्तर ऊंचा उठाना और जन समुदाय की पहुंच के भीतर लाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आम आदमी को यह साहित्य उपलब्ध हो सके। जहाँ तक हमारे देश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थानों में हिंदी को माध्यम के रूप में अपनाने का प्रश्न है, इस संदर्भ में हमारे पास दो मॉडल हैं। एक जर्मन मॉडल, जिसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली तक उनकी अपनी भाषा है, और दूसरा जापान है, जहाँ चिंतन और अभिव्यक्ति की भाषा जापानी है और तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी। हमें अपने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का शिक्षण हिंदी में देने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य हिंदी में उपलब्ध कराना होगा। यह काम अनेक संस्थाएं
कर रही हैं, जैसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर एंड अपनी कॉपी एंड पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिए। एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आप आराम से शांतिपूर्वक लिख सकें, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन सही रहे, आपकी मिस्टेक्स कम हो और आप मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ पाएँ। ओके, चलिए 5 4 3 2 1 स्टार्ट। चीन ने बेशक अपने यहाँ कुछ सख्त प्रतिबंधों में लोगों को छूट देनी शुरू कर दी है, लेकिन कोविड-19 का कहर अब भी दुनिया पर बरस रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5,700 से भी ज़्यादा हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 160 के पार चला गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली फ़िलहाल देश के सबसे संक्रमित राज्य हैं, जबकि केरल ने इसे थामने में कमोवेश सफलता हासिल कर ली है। फिर भी आबादी के आकार के लिहाज से भारत में संक्रमण दर अभी तक कम है और देशव्यापी सामुदायिक संक्रमण के ठोस संकेत नहीं है। संक्रमित मरीजों के 80% मामले देश के 62 जिलों में दर्ज किए गए हैं और लगभग 400 जिले संक्रमण मुक्त हैं। 3 सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन अब अंतिम चरण में है। हालांकि इस अवधि के विस्तार और इसकी प्रकृति के बारे में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि बीएमसी ने मुंबई में सामुदायिक संक्रमण फैलने का अंदेशा जताया है। वहाँ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ नए रोगियों का किसी संक्रमित मरीज से सीधा संपर्क नहीं था और ना ही उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है। मरने वालों में भी लगभग 1/3 वे लोग हैं जिन्हें पहले कोई बीमारी
नहीं थी। धारावी में बीएमसी ने तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए हैं, मगर जिस तरह से मुंबई में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं, उससे यह चिंता बढ़ गई है कि क्या भारत स्टेज 3 यानी सामुदायिक संक्रमण के दौर में प्रवेश कर चुका है। अपनी नियमित मीडिया ब्रीफिंग में विभिन्न मंत्रालयों के प्रवक्ता सामुदायिक संक्रमण को फिलहाल सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसे कुछ छिटपुट मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को यह नहीं पता कि उन्हें यह संक्रमण कैसे हुआ, लेकिन ये मामले इतने अधिक नहीं हैं कि सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि होती हो। वे यह भी कहते हैं कि सामुदायिक संक्रमण की बात हम तभी कर सकते हैं जब संक्रमण की अबूझ वजह वाले मामलों की संख्या 20 से 30% होगी। पीटीआई की खबर बताती है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने की घोषणा के बाद 3 ऐसे मामले दिखे हैं जिनमें मरीज के संक्रमण का पता नहीं चला। एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने बीते 21 मार्च को ही तमिलनाडु के एक 20 वर्षीय युवा और पुणे की 41 वर्षीय महिला का उदाहरण देते हुए चिंता जताई थी कि क्या ये दोनों मामले देश में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत के संकेत हैं, क्योंकि उन दोनों मामलों में संक्रमण की वजह स्पष्ट नहीं हुई थी।